इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे एक करंट से जुड़ा हुआ टॉपिक पे। और करंट से जुड़ा हुआ ये टॉपिक तो है, परंतु इसको हम भौगोलिक और कुछ ऐतिहासिक जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, उसी को जानेंगे। भौगोलिक मीन्स ज्योग्राफिकल, उसका लोकेशन क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये जानेंगे। और ऐतिहासिक जहाँ तक की बात है, तो भारत नेपाल संबंध जो हैं वो सुगौली की एक संधि की गई है। तो वो संधि भी काफ़ी चर्चा में आया है और इस संधि के बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, उसको आप देख सकते हैं। तो मुख्य रूप से हमारा आज जो फोकस होगा वो ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही होगा। तो हम चलिए जानने की कोशिश करते हैं। तो वो क्षेत्र कौन सा है? तो काला पानी का क्षेत्र है, जो हाल के समय में चर्चा में आया था। तो ये काला पानी जो जगह है, इसकी लोकेशन या भौगोलिक स्थिति क्या है? तो भारत और नेपाल के नक्शे को अगर आप देखेंगे तो दोनों की सीमा रेखा पे वो जगह यहाँ पे पड़ती है, जिसे काला पानी का क्षेत्र कहा जाता है। यह भारत के उत्तराखंड राज्य में पड़ता है। पिथौरागढ़ जिला जो है उसी के अंतर्गत यह काला पानी का क्षेत्र आता है। अगर नक्शे को बड़ा करके अगर आप देखेंगे तो यह क्षेत्र जो है सो कुछ इस तरीके से बनता है। यह ट्राई जंक्शन पे पड़ता है। ट्राई जंक्शन का मतलब है कि तीन देशों की सीमाएं इस जगह पे मिलती हैं। यहाँ इधर से नेपाल, इधर भारत और इस तरफ चीन। तो इस क्षेत्र का जो सबसे ऊंचा स्थल है वह है लिपू लेक। लिपू लेक है तो इसका एक सामरिक महत्व है, क्योंकि यहाँ पे नियंत्रण भारत का है और इस क्षेत्र का सबसे ऊंचा जगह है। तो इस पर नियंत्रण होने की वजह से भारत यहाँ पे सामरिक दृष्टि से काफ़ी मजबूत स्थिति में है। यह हमारे पारामिलिट्री आईटीबीपी के नियंत्रण में है, अर्थात आईटीबीपी को वहाँ के सुरक्षा का जिम्मा सौंपा गया है। और सुगौली की जो संधि की गई थी, तो उस समय से ही इस पूरे क्षेत्र पे हमारा नियंत्रण रहा है। अब हम जानते हैं कि सुगौली की संधि में क्या है। तो संक्षेप में अगर बोलूँ तो उसके अनुसार से नेपाल की सीमा रेखा फिक्स की गई है। अर्थात नेपाल की जो पूर्वी सीमा है वो काली नदी से निर्धारित होती है। पश्चिमी सीमा काली नदी से निर्धारित होती है और पूर्वी सीमा मेजी नदी से निर्धारित होती है। तो यही है सुगौली की संधि। अब यहाँ पे जो विवाद उत्पन्न हुआ है वह काली नदी और काला पानी को लेकर हुआ है, तो इसको हम जानेंगे। तो सुगौली की जो संधि है इसमें क्या है कि काली नदी से पूरब का जो हिस्सा है वो नेपाल होगा और इसके पश्चिम का जो क्षेत्र है वो भारत। तो इसी को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। विवाद का मुख्य रूप से कारण क्या है कि नेपाल सुगौली की संधि को मानता है और भारत जो है सो रीज लाइन को मानता है। तो भूगोल में रीज लाइन क्या होता है, तो अगर उसको कुछ इस रीज लाइन की जो व्याख्या होती है कुछ इस तरीके से है कि अलग अलग चोटियां हैं, अलग अलग श्रृंखलाएं चलती हैं पर्वत की, इस तरीके की। तो इसी को रीज लाइन माना जाता है। अर्थात वो एक रीज पे जो एक ऊंचा जाके इस तरीके से चोटी और फिर खत्म होती है, तो इसी रीज लाइन को मानते भारत अपने सीमा रेखा के रूप में मानता है। और यह क्षेत्र जो है यहाँ पे इस तरीके से यहाँ एक रीज बनता है। तो इसी रीज को भारत अपने नियंत्रण में रखा हुआ है और काफ़ी समय से यह इसी स्थिति में है। अर्थात सुगौली की जब संधि की गई थी उसके बाद से भी ग्राउंड पे जो नियंत्रण था इसी तरीके से किया गया था। और 1960 में एक समझौता हुआ था, अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत और नेपाल के बीच समझौता किया गया था 1960 में। तो उसमें भी लगभग यह बात क्लियर कर दी गई थी और कुछ मामलों में जो विवाद थे तो उनको बातचीत के जरिए समाधान करने की बात हुई थी। तो यह क्षेत्र हमेशा से भारत के नियंत्रण में रहा है। अब यहाँ पे लिपू लेक जो है सबसे ऊंचा स्थल है इस एरिया का, और यहीं पे एक पास है जिसे लिपू लेक पास भी कहा जाता है। पास क्या होता है, तो
ऊंची चोटियां पहाड़ों की और बीच से एक रास्ता जो निकलता है प्राकृतिक रूप से, तो उस प्राकृतिक रूप से जो रास्ता जो बनता है उसी को पास कहा जाता है। और यहाँ पे एक जगह है काला पानी। काला पानी जगह है, इसी काला पानी से काली नदी निकलती है। काली नदी ऐसे निकलती है और ये सीमा बनाते हुए अंत में जाके भारत में प्रवेश करती है और प्रवेश करके ये गंगा नदी में मिल जाती है बिहार में जाकर छपरा के पास में। तो ये काली नदी का जो उद्गम बिंदु है ये काला पानी है। तो उद्गम बिंदु को लेकर भी नेपाल विवाद खड़ा करता है। उसका क्या कहना है कि यह नदी यहाँ से नहीं निकलती है, ये नदी जो है सो यहाँ से निकलती है और ये जगह है वो है लंबी धुरा। लंबी धुरा और उसका कहना है कि यहाँ से जो पूरे पूर्व का जो क्षेत्र है वह नेपाल के अंतर्गत आता है, लेकिन ये तो पूरा क्षेत्र भारत के नियंत्रण में है और इस पे तो लगभग वो बातचीत करके समाधान भी हो गया। इसमें कोई इसकी किंतु परंतु वाली बात तो है नहीं। तो विवाद उत्पन्न करने के कारण कुछ और भी हैं, वो सामरिक और राजनीतिक है, चीन का स्व है, तो वो सब चीज़ें बाद में देखेंगे। तो चीन का क्या कहना है, ये नदी तो यहाँ से निकल के ऐसे आती है और एक सीमा रेखा बनाकर वो चली जाती है। तो ये विवाद के कारण हैं। और अब आते हैं कि ये नदी जब निकलती है तो उसका एक अलग अलग नाम इसके हैं, बहुत सारे नाम हैं, तो उन नामों को भी जानना जरूरी है। तो ये नदी उत्तराखंड में इसको काली के नाम से जाना जाता है, नेपाल में इसे महाकाली के नाम से जाना जाता है और ये इसी नदी पे एक टनकपुर करके एक जगह है, टनकपुर, इस पर एक विद्युत परियोजना चलाई जा रही है भारत और नेपाल के बीच में। और भारत में जब यह नदी प्रवेश करती है तो शारदा नाम से प्रवेश करते हैं। नेपाल में कुछ क्षेत्रों में इसको शारदा नाम से भी जाना जाता है। भारत में यह शारदा नदी से नाम से प्रवेश करती है, उत्तर प्रदेश में आती है तो इसका नाम सरयू हो जाता है। अर्थात भारत में यह उत्तर प्रदेश राज्य में ही सर्वप्रथम प्रवेश करती है, वहाँ पे इसका नाम सरयू हो जाता है। अयोध्या नगरी जो है इसी सरयू नदी पे बसा हुआ है और यह फिर बिहार में चली जाती है नदी, बिहार में प्रवेश करती है तो इसका नाम हो जाता है घाघरा। घाघरा और बिहार में एक जगह है छपरा, छपरा में यह गंगा नदी से मिल जाती है, गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। तो ये इसके अलग अलग नाम हैं, इसको आप याद रखेंगे, परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। पुराणों में इसका नाम जो है श्यामा नदी के रूप में है, अर्थात स्कंद पुराण में इसका विवरण मिलता है और उसमें ये जितने भी नाम आए उनको श्यामा नदी कहा गया है। तो ये सब एक ऐतिहासिक फैक्ट है। अब हम आते हैं कि एक और जो विवाद उत्पन्न किया गया तो यहाँ पे है कि ये काली नदी, लंपी धुरा, लिपू लेक और काला पानी, तो उद्गम बिंदु जो नदियों की होती है वहाँ पे क्या होती है कि मान लीजिए कोई नदी यहाँ से निकल रही है तो जल क्षेत्र कई हिस्सों से आकर मिलते हैं। तो नेपाल बड़ी उसको चतुराई कहें या सयाना बनने की कोशिश में या सातिराना ढंग से सबसे पूर्व वाले, सबसे इस तरफ के हिस्से को मानता है कि नहीं ये यहीं से नदी निकलती है, और जबकि जल इधर से भी आती है और ये काला पानी है और ऐसे करके सीमा बनाती है। तो ये सब उसके कुछ अनर्गल तर्क हैं। और एक और जो बात है वो है एक सड़क बनाई गई है इस क्षेत्र में, यहाँ से एक सड़क भारत ने बनाया है और वो जो जगह है धारचूला है, धारचूला से लिपू लेक तक एक सड़क बनाई गई है। वो 80 किलोमीटर की सड़क है। हमारे रक्षा मंत्री ने 9 मई को उसका उद्घाटन किया। तो यह लिपू लेक
तक जाती है और यहाँ पे जाके लिपू लेक पास को पार करती है। और पार करने के बाद ये तिब्बत में प्रवेश कर, यहाँ लिपू लेक तक तो वहाँ है। उसके बाद मानसरोवर जाने का रास्ता है। यहाँ से मानसरोवर 90 किलोमीटर पड़ता है और मानसरोवर के बाद फिर कैलाश। तो भारत और चीन के बीच में एक समझौता हुआ कि इस रास्ते से भी मानसरोवर और कैलाश के लिए यात्रा की जा सकती है। यह काफी छोटा मार्ग पड़ता है। पुराना जो परंपरागत मार्ग है यह है सिक्किम से निकलता था। जो पुराना जो रास्ता है यहाँ पे नाथुला पास है, तो गंगटोक से आगे पड़ता है सिक्किम में। और यहाँ से रास्ता निकल के ऐसे मानसरोवर के लिए यह पुराना रास्ता है। ऐसे करके पुराने रास्ते से जाते थे। तो इस रास्ते से जाने में करीब 3 सप्ताह का समय लगता है। परंतु अब जो है सो इस सीमा तक तो लगभग गाड़ी से जा सकते हैं। तो अब ये दूरी जो है मानसरोवर और कैलाश की यात्रा 1 सप्ताह की रह गई है। यहाँ से यहाँ तक 80 किलोमीटर धारचूला से लिपू लेक और लिपू लेक से उधर 90 किलोमीटर की दूरी है। तो यही बात है। तो अब यहाँ पे क्या कहना है नेपाल का कि इस रास्ते से जो काला पानी के बाद तक, धारचूला से काला पानी तक तो ठीक है, ये रोड भारत में पड़ता है। लेकिन काला पानी से आगे जो लिपू लेक का जो है उस पर भी चीन ने अपना आपत्ति दर्ज किया है कि यह हमारे क्षेत्र में बनाया गया रोड है, इसे कैसे तैयार कर लिया गया, कैसे। हालांकि ये रोड करीब 10 सालों से बन रहा है, उस पर काम चल रहा था। अभी जाके बनकर उसका उद्घाटन भी हुआ और ये यूज में आया। तो चीन के द्वारा अभी ये बात उठाई जा रही है। तो यही मुख्य रूप से बात है। यहाँ पे एक और चीज़ जो कंफ्यूजन वाली हो सकती है कि धारचूला दोनों ही जगहों में है। भारत में भी धारचूला है, नेपाल में भी है। नेपाल में जो धारचूला है, नेपाल का कहना है कि उसी धारचूला जिले के अंदर वो काला पानी का क्षेत्र आता है, जो कि नेपाल का सुदूर पश्चिमी प्रांत है। और एक उत्तराखंड में भी धारचूला है और इसी धारचूला से लिपू लेक तक की सड़क बनाई गई है। तो इस सड़क के बन जाने से इसका सामरिक महत्व भी है कि हमारे LAC तक, चीन से जो लगती हुई LAC है, वास्तविक नियंत्रण रेखा, वहाँ तक सेना की पहुँच बड़ी आसान हो गई है। सेना और सामरिक महत्व के जो भी सामान है बहुत आसानी से पहुँचाए जा सकते हैं। तो इस कारण से चीन इनडायरेक्टली नेपाल को सह दे रहा है भारत को, क्योंकि चीन में आजकल कम्युनिस्ट से प्रभावित सरकार चल रही है और चीन में कम्युनिज्म का प्रभाव बढ़ा है। तो उसकी सह पे चीन ये सब हरकतें कर रहा है। और दूसरा जो ये विवाद उत्पन्न होने का एक कारण है नेपाल की आंतरिक राजनीति, जिसमें वहाँ के प्रधानमंत्री KP ओली जो हैं उनकी स्थिति ठीक नहीं चल रही है। वो एक मिलीजुली सरकार चला रहे हैं। तो अपने को वो ज़्यादा ताकतवर और एक पहलवान सी इमेज दिखलाने के चक्कर में राष्ट्रवाद और उग्र राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ावा दे रहे हैं। तो यही मुख्य रूप से बात है इस विवाद को उत्पन्न होने का। नहीं तो इस क्षेत्र पे नियंत्रण हमेशा से भारत का ही रहा है और भारत का ही हिस्सा रहा है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर करेंगे दोस्तों के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन वाली घंटी ज़रूर दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।